देखो लास्ट डे हम लोगों ने क्यू का रिप्रेजेंटेशन देखा था एरेज और स्टैक की मदद से। आज हमें देखना है कि अगर हमें एक क्यू बनाना है तो हम लिंक लिस्ट की मदद से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट के बारे में आप लोग थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हो। लिंक लिस्ट में एक नोड होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम अपने डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो एक एड्रेस कंटेन करता है। वो एड्रेस होगा कि उस फर्स्ट नोड के बाद जो सेकंड नोड है वो कहाँ पे स्टोर्ड है। ये सब हम लोगों ने स्टैक के केस में भी देखा था पिछली यूनिट में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक लिंक लिस्ट बना की मदद से हम क्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, एक क्यू अगर हमें क्रिएट करना है तीन एलिमेंट का, मान लो ए बी और सी, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आया था, ए नाम का एलिमेंट आया था। ठीक है, देन हमारे पास बी एलिमेंट आया, उसके बाद हमारे पास सी एलिमेंट आया। तो क्यू में जो रियर होगा वो कहाँ होगा, वो सी के पास होगा। फ्रंट कहाँ होगा, वो ए के पास होगा। क्यों फ्रंट ए के पास है, क्योंकि ए जो है वो सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले ए आया है तो डिलीट भी पहले ए ही होगा। अब देखिए, लास्ट एलिमेंट जो ऐड हुआ था वो था सी। हम सी तक कैसे ट्रेस कर सकते हैं, स्टार्ट होगा ए से। सबसे फर्स्ट में ए आया, ए के इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में हमने ए स्टोर कर दिया है। उसके डेटा एड्रेस वाले पार्ट में इस नोड का यानी सेकंड नोड जो बी है उसका एड्रेस होगा, तो हमने इसको लिंक कर दिया। बी के इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में हमने बी स्टोर करा दिया है डेटा, और उसके एड्रेस वाले पार्ट में हमें नेक्स्ट नोड जो कि सी है उसका एड्रेस लिख कर रखना है, तो हमने सी को लिंक कर दिया ऐसे। अब देखो, लास्टली जो नोड ऐड हुआ था वो था ये वाला, उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, सी। और उसके बाद अब कोई नया नोड आया नहीं है, तो इस सी के इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में तो हमने सी स्टोर कर दिया है डेटा हमारा, लेकिन इसके एड्रेस वाले पार्ट में हमें नल स्टोर कराना होगा। ये नल जैसे ही हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये हमारा लास्ट नोड है जो ऐड हुआ है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आई होगी समझने में। ये काम हमें करना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ऑलरेडी क्यूब बना हुआ है। ठीक है, जिसमें तीन एलिमेंट थे ए बी और सी। आपको एक नया एलिमेंट को ऐड करना है, तो अब ये जनरल अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक नोड को क्रिएट करना होगा। हम लोगों ने स्टैक वाले यूनिट में भी देखा था नोड कैसे क्रिएट करते हैं। अवेलेबल वाले टेबल में से जो भी एक अवेलेबल जगह है उसको हम वहां से लेकर आते हैं, उसको एक नया नाम दे देते हैं न्यू नाम से, और उसके डेटा वाले पार्ट में हम अपने एक्चुअल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देंगे और उसके एड्रेस को लिंक कर देते हैं। तो देखो, ये है हमारा न्यू नोड जो कि हम लोगों ने अवेलेबल से लेकर आए हैं। ठीक है, उस न्यू नोड के इंफॉर्मेशन वाले हिस्से में ये इंफॉर्मेशन वाला हिस्सा है और ये लिंक वाला हिस्सा है। इंफॉर्मेशन वाले हिस्से में हमने डी स्टोर करा दिया क्योंकि ये नया नोड हमें ऐड करना था, ये नया डेटा हमें ऐड करना था। इंफॉर्मेशन वाले हिस्से में हमने डी स्टोर करा दिया। अब हमें करना क्या होगा, ओरिजिनली रियर कहाँ पे था, इसके पास। लेकिन अब रियर किसके बनाना होगा, हमें इस नोड को रियर बनाना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ओरिजिनल रियर है उसके एड्रेस वाले फील्ड को इस न्यू नोड से कनेक्ट कर दो। तो हमने ये वाला लिंक कनेक्ट कर दिया, और ये जो न्यूली एडेड नोड है उसके लिंक वाले हिस्से में नल स्टोर करा दो। तो हम अल्टीमेटली हमारा रियर जो है वो सी से चेंज होकर के डी के पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये तो हुआ एडिशन कैसे हम करेंगे। अगर डिलीशन करना है तो क्या कर सकते हैं हम, डिलीशन के लिए हमें पता है कि डिलीशन जब भी होगा तो वो फ्रंट एंड से ही होगा। अभी देखो, ओरिजिनली मान लो हमारे पास ए बी और सी नाम का नोड था, इसमें से हमें डिलीट करना है, तो डिलीट कौन सा होगा, ये वाला नोड डिलीट होगा। इसको डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके फ्रंट को लेकर आना पड़ेगा बी के पास, है ना। फ्रंट को हमें बी के पास लेकर आना होगा, तो हमने फ्रंट को बी के पास कैसे मूव किया, जो ओरिजिनली फ्रंट है उसके पास जो एड्रेस है यहाँ पे स्टोर्ड, यानी बी का एड्रेस। अब नया फ्रंट यहाँ पे आना चाहिए,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रंट के प्रेजेंट वैल्यू में, फ्रंट के प्रेजेंट वैल्यू कौन सा है, ए, उसके लिंक वाले हिस्से में जो एड्रेस दिया है यानी इस नोड का एड्रेस, उस नोड पर हम फ्रंट को लेकर चले जाएंगे। तो फ्रंट की वैल्यू चेंज होकर के यहाँ आ गई, और अब जो हमारा नया क्यू बना है वो सिर्फ इतना है। ठीक है, ये वाला नोड ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। तो हमें फिर क्या करना होगा, इस रिमूव्ड नो को वापस अवेलेबल में शिफ्ट करना होगा, वहां पे मूव करना होगा। इसके एल्गोरिदम की बात अगर हम करें तो देखते हैं इसके एल्गोरिदम को हम कैसे लिख सकते हैं। फिर से हमें करना होगा वही काम। दो एल्गोरिदम अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक इंसर्शन का और एक डिलीशन का। अभी जो हम इंसर्शन कर रहे हैं वो लिंक्ड लिस्ट की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एल्गोरिदम में क्या किया, उसका एक नाम दे दिया है। लिंक लिस्ट की मदद से हम एक क्यू में इंसर्शन कर रहे हैं। ठीक है, लिंक क्यू इंसर्ट, उसमें हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि ये लिंक लिस्ट है यानी कि हमें एक नोड चाहिए होगा, और जैसे ही हम नोड की बात करते हैं तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन का ही पार्ट होगा और उस नोड में एक लिंक का पार्ट होगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारे लिंक लिस्ट का। सिमिलरली हम क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें क्यू के लिए एक फ्रंट चाहिए और एक रियर चाहिए। ठीक है, एक एक्चुअल आइटम जिसको हमें ऐड करना है वो हमें चाहिए होगा, और एक अवेलेबल लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट से हम इस वाले नोड को निकाल सके इसको यूज करने के लिए। आ रहा है समझ में? तो ये चीजें हमें चाहिए होंगी एज ए पैरामीटर्स। अब देखो हम इसमें करते क्या है, सबसे पहले एक आध लाइन लिखना पड़ता है हमें कि उसमें हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो आपने एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया, दिस प्रोसीजर इंसर्ट एन आइटम इनटू ए लिंक्ड क्यू। यानी लिंक्ड क्यू का मतलब यहाँ क्या है कि हम एक क्यू बना रहे हैं जो कि लिंक लिस्ट की मदद से बन रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोगों ने एरेज की मदद से भी किया था, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम जो नया नोड बनाने वाले हैं क्या हम उसको बना भी सकते हैं या नहीं। न्यू नोड आपको कहाँ से मिलेगा, अवेलेबल वाले टेबल से। अगर अवेलेबल का टेबल पहले से एम्प्टी है, उसमें कोई नया नोड है ही नहीं, कोई एम्प्टी स्पेस है ही नहीं, तो आप बना ही नहीं पाओगे नया नोड। तो आपको सबसे पहले ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करनी होगी। वो ओवरफ्लो की कंडीशन कैसे चेक करेंगे, इस कंडीशन से, अवेलेबल नाम का जो टेबल है अगर उसकी वैल्यू नल है, इसका मतलब होगा कि अवेलेबल नाम के टेबल में एक भी जगह है ही नहीं, एक भी नोड है ही नहीं, तो आप न्यू नोड बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, यानी ये कह रहा है आपसे कि आपके पास मेमोरी ही नहीं है जहाँ पे नया एलिमेंट ऐड कर दो। नॉर्मली ये केस एराइज होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने एल्गोरिदम में इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है इसका मतलब आप नया नोड नहीं बना सकते, तो आपको एक ओवरफ्लो का मैसेज, एरर मैसेज देना होगा और अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देना होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब हम कम से कम एक नोड जो है वो बना सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने स्टैक के केस में किया था, बिल्कुल वही वाला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे। हम अपने अवेलेबल टेबल में से, अवेलेबल लिस्ट में से एक नोड निकालेंगे और उस नोड को हम नाम दे देंगे न्यू। ठीक है, देन हम उस अवेलेबल वाले लिस्ट को अपडेट कर देंगे। ये अपडेशन वाला टास्क हमारे प्रेजेंट के एल्गोरिदम से कोई लेना देना नहीं है, ये अवेलेबल टेबल अपने आप अपडेट हो जाएगा। जो मेन है वो ये कि अवेलेबल में से एक नोड हम लेकर आएंगे और उसका नाम दे देंगे न्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें करना क्या होगा, डायग्राम से भी हमने देखा था, ये जो न्यू नाम का नोड बना है उस नोड में दो चीजें होंगी। ये है न्यू नाम का नोड, और इस न्यू नोड में दो चीजें होंगी, पहला होगा इन्फो और दूसरा होगा लिंक। अभी हम लोगों ने ऊपर डायग्राम से भी देखा था, हमें करना क्या होगा, इस न्यू नोड के इन्फो वाले पार्ट में जो डेटा एक्चुअल में ऐड करना है उसको स्टोर करना होगा। तो इस एल्गोरिदम में जिस डेटा को ऐड करना है उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, आइटम नाम रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड के इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में इसे स्टोर कर देंगे, यानी यहां पे आ जाएगा आइटम। ठीक है, ये आया समझ में? अब देखिए ऊपर डायग्राम में एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। जब हम लोगों ने ऐड किया था, ये है हमारा न्यू नोड, इसके इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में हमने आइटम स्टोर कर दिया, और इस न्यू नोड के लिंक वाले पार्ट में क्या स्टोर्ड है, नल स्टोर्ड है। तो हमें अब एल्गोरिदम में वही काम करना होगा। देखो यहाँ पे इस लिंक न्यू नोड के लिंक वाले पार्ट में हमें नल स्टोर करना होगा।
यानी यहाँ पे एक नल स्टोर्ड हो गया। ये नोड तो हमने बना लिया, डेटा भी स्टोर करा दिया। अब हमारे पास एक काम बचा है, वो ये कि इस नोड को अपने ओरिजिनल वाले क्यू से मर्ज करना होगा। ये वाला हमारा नोड बन के तैयार हो गया। अब हमें काम क्या करना है, सबसे पहले काम क्या करना होगा, इस ओरिजिनल नोड के जो सी वाले नोड था यहाँ, इसके नल को हटाकर उसमें इस नोड का एड्रेस यहाँ असाइन करना होगा ताकि ये लिंक हो पाए। फिर से बोल रहा हूँ क्या करना होगा हमें, इसको पहले मैं थोड़ा साफ कर दूं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, एक नोड बना लिया है, उस नोड के इंफॉर्मेशन वाले हिस्से में एक डेटा दे दिया है और उस नोड के लिंक वाले में नल स्टोर करा दिया। यानी सिर्फ और सिर्फ अभी इतना ये वाला टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमें करना क्या होगा, ओरिजिनली रियर ये था, अब हमें रियर किसको बनाना है, इससे बनाना है। तो हमें दो काम करने होंगे। सबसे पहला, ओरिजिनल रियर यानी इस नोड के लिंक वाले हिस्से में यहाँ पर इस न्यू नोड का एड्रेस हमें लिखना होगा, यानी उससे ये लिंक होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देन हम इस रियर को अपडेट कर देंगे और रियर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये काम अब हम लोग देखते हैं एल्गोरिदम में कैसे करते हैं। एल्गोरिदम में अब हमें ध्यान देना होगा कि जो क्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लीनियर क्यू होता है और एक सर्कुलर क्यू होता है। तो हमें ये दोनों चीज़ों के लिए करना होगा। सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हो तो वो आपको पता होगा। सर्कुलर क्यू क्या होता है, रियर जब लास्ट नोड तक पहुंच जाए उसके बाद हम दोबारा उसको रोटेट करके पहली लोकेशन पे ले आ सकते हैं। ठीक है, उसकी कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या लिख रहा है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल। फ्रंट की वैल्यू नल का मतलब क्या होगा, फ्रंट की वैल्यू नल का मतलब होगा कि आपके क्यू में अभी एक भी एलिमेंट है ही नहीं। कैसे, आप इसको नॉर्मल लीनियर क्यू से समझने की कोशिश करो, एरेस की मदद से जो हमने बनाया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में जब इसमें कोई सी भी वैल्यू नहीं है उस केस में फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, -1। अगर इसका इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 और ये 3 है, इसमें एक भी वैल्यू अभी है नहीं, तो फ्रंट की वैल्यू भी -1 होगी और रियर की वैल्यू भी -1 होगी, है ना। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक भी एलिमेंट ऐड ही नहीं किया। जैसे ही पहला एलिमेंट ऐड होगा तो रियर की वैल्यू अपडेट होकर के 0 हो जाएगी और फ्रंट की वैल्यू भी अपडेट होकर के 0 हो जाएगी। मैंने जो एल्गोरिदम में यहाँ नल लिखा है, उस नल का मतलब है ये -1 प्रोग्रामिंग के टर्म में। यानी फ्रंट इज इक्वल टू नल का मतलब आपके क्यू में अभी एक भी एलिमेंट नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, यानी ये वाला नोड, ये इकलौता और पहला नोड होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, फ्रंट इज इक्वल टू नल की वैल्यू मतलब यहाँ पे नल प्रोग्रामिंग में जब आप जाओगे तो -1 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फ्रंट इज इक्वल टू नल का मतलब आपके क्यू में अभी एक भी एलिमेंट नहीं है और जो आप न्यू नोड बना रहे हो वही पहला और इकलौता नोड बनेगा। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया था, -1 को अपडेट करके 0 बनाया था और रियर की वैल्यू को भी -1 से अपडेट करके 0 बनाया था। यानी कि हमें फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को अपडेट करना होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू अपडेट हो गया। ये 0 मैंने एरेस के टर्म में बताया है, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, लिंक लिस्ट की मदद से। यानी कि हमें फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू अपने इस न्यू नोड के एड्रेस के बराबर करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, यानी हमने एक नोड बनाया, यही नोड हमारा फ्रंट भी कहलाएगा और यही वाला नोड हमारा रियर भी कहलाएगा। फ्रंट और रियर एक्चुअल में होते क्या है, फ्रंट और रियर एक पॉइंटर होते हैं जो कि एड्रेस स्टोर करके रखेंगे। यानी कि फ्रंट के अंदर भी हम लोगों ने इसी नोड का एड्रेस दिया है और रियर के अंदर भी इसी नोड का दिया है। यानी यही एलिमेंट ऐड भी हुआ है और चाहे तो हम इसी एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हो मैंने एक डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है, इफ क्यू इज एम्प्टी। ये क्यू एम्प्टी है कैसे पता चला, फ्रंट इज इक्वल टू नल से। इफ क्यू इज एम्प्टी देन आइटम इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू। ये न्यूली एडेड एलिमेंट जो है वही पहला एलिमेंट होगा। एक कंडीशन तो ये हुआ कि पहले ही से एम्प्टी है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि उस क्यू में पहले से कुछ एलिमेंट रहे होंगे, जो कि ऊपर डायग्राम में भी हम लोगों ने देखा है अभी। उस केस में हमें क्या करना होगा, एक बार फिर से डायग्राम देख लो, मैं फिर से बोल रहा हूं। हमें पहले से एलिमेंट अगर एडेड हैं
तो हमें क्या क्या करना है, हमें ये करना है कि जो पुराना रियर है यानी ये वाला, इसके लिंक वाले हिस्से को इस नोड से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, यानी पुराने रियर के एड्रेस वाले पार्ट में इस न्यू नोड का एड्रेस असाइन करना होगा। ठीक है, और देखो अब हम लोग एल्गोरिदम में ये काम कर रहे हैं या नहीं। एल्गोरिदम के पास आ जाओ, तो यहाँ देखिए ये एल्स वाला पार्ट, ये एल्स वाला पार्ट मतलब पहले से कुछ एलिमेंट थे आप में और न्यू नोड जो है वो बाद में आया है। हम लोगों ने क्या किया, रियर, रियर की प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, ओरिजिनली, यानी ऊपर जो सी लिखा था वो, रियर के लिंक वाले पार्ट में आप असाइन कर दो न्यू नोड का एड्रेस। देखो फिर से मैं ऊपर लेके आता हूं, मैंने लिखा है रियर के, ये है रियर, लिंक वाले पार्ट में, रियर के लिंक वाले पार्ट में आप असाइन कर दो न्यू नोड का एड्रेस। न्यू नोड का एक एड्रेस रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया, रियर के लिंक वाले पार्ट में आप असाइन कर दो न्यू नोड का एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको करना होगा कि अब रियर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब सी की जगह रियर की वैल्यू डी वाला नोड हो जाएगा, तो हमें न्यू की वैल्यू को रियर में लेके जाना होगा, यानी कि अब नया रियर हमारा कौन सा होगा, जिस नोड में डी एलिमेंट स्टोर्ड है। आ रहा है समझ में, आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो लिखा हुआ है रियर पॉइंट्स टू द न्यू नोड अपेंडेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ओरिजिनली रियर सी के पास था, हम उस सी के लिंक वाले हिस्से में न्यू नोड का एड्रेस असाइन कर देंगे, तो वो कनेक्ट हो जाएगा न्यू नोड से। और अब हमें रियर की वैल्यू को अपडेट करना होगा, रियर पहले सी को पॉइंट कर रहा था, अब रियर में न्यू का एड्रेस डाल देंगे तो अब वो रियर डी को पॉइंट करने लगेगा। ये था हमारा इसमें कंसेप्ट एडिशन का। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डाउट आई होगी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हम लोगों ने इंसर्शन किया वैसे ही अब हमें डिलीशन करना है। ठीक है, तो हम एल्गोरिदम क्या लिखेंगे, एल्गोरिदम का नाम है लिंक क्यू डिलीट। लिंक क्यू डिलीट क्यों नाम दिया हमने, क्योंकि हम एक क्यू बना रहे हैं, उसमें लिंक लिस्ट का कंसेप्ट यूज होगा और उसमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हमें क्या क्या चाहिए होंगे, एक तो नोड, जिस नोड को हम डिलीट करेंगे। नोड में दो हिस्से होते हैं, इंफॉर्मेशन और लिंक। क्यू में हम काम कर रहे हैं इसलिए फ्रंट और रियर तो होगा ही, एक वैल्यू जो डिलीट होगा और एक टेबल जिसमें हम उस नोड को डिलीट करने के बाद ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लाइन का डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने, ये क्या कर रहा है, फ्रंट एलिमेंट को डिलीट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए डिलीशन के लिए भी आपको एक कंडीशन चेक करना होता है अंडरफ्लो का। वो अंडरफ्लो का कंडीशन क्या कहता है, आप डिलीट तभी कर पाओगे ना जब आपके क्यू में पहले से कोई एक एलिमेंट है। अगर आपके क्यू में एलिमेंट है ही नहीं तो आप डिलीट क्या करोगे। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि डिलीट करने के लिए क्यू में एलिमेंट मौजूद है या नहीं। अब देखो आपको एरे वाले से ही एग्जांपल से समझाता हूं। आपके एरे में जब एलिमेंट नहीं होते हैं उस केस में फ्रंट की वैल्यू क्या होती है, -1, और रियर की वैल्यू क्या होती है, -1। अभी मैंने बताया था ये -1 का मतलब क्या हुआ है कि अभी इसमें एक भी एलिमेंट है ही नहीं। तो इसी कंडीशन को हमें चेक करना होगा। वो कंडीशन क्या है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल इसका मतलब आपके क्यू में एलिमेंट अभी है ही नहीं, तो आपको एक अंडरफ्लो का एरर मैसेज देके प्रोग्राम को क्लोज करना होगा। इस केस में आप डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि डिलीट करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट आपके पास है जिसको आप डिलीट कर सकते हो, तो हम वही डिलीशन काम करेंगे। अब देखिए डिलीशन के लिए हम लोगों को जो प्रोसेस लेना है वो ये कि जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हम डिलीट कर रहे हैं, उस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए हम कहीं स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टैक वाले केस में भी किया था, वही काम हमें करना है। एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया और उस टेम्प में हम लोगों ने फ्रंट की वैल्यू स्टोर कर दी। ये फ्रंट क्या है, ये एक पॉइंटर है। जैसे आपके पास ये नोड थे कुछ, मान लो ये 3, फ्रंट क्या करेगा, वो इस वाले नोड का एड्रेस रखेगा क्योंकि ये वाला ही नोड डिलीट करना है। रियर क्या करेगा, इस वाले नोड का एड्रेस रखेगा, ये लिंक है एक दूसरे से, और ये लो इसको मैंने ऐसे डिवाइड भी कर दिया।
ठीक है। फ्रंट क्या करेगा, इस नोड का एड्रेस रखा है, और रियर क्या कर रहा है, जो लास्टली ऐड हुआ था उसका एड्रेस रखा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, एक टेम्प नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, उसमें फ्रंट में जो भी कंटेंट है वो स्टोर कर दिया। यानी कि हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें फ्रंट की वैल्यू असाइन करें, यानी कि अल्टीमेटली हम इस टेम्प में इस वाले नोड का एड्रेस लिखकर रखे हुए हैं जिस नोड को डिलीट करना है। ठीक है। ऐसा हम लोगों ने, अभी हम लोग फ्रंट की वैल्यू को आगे चल के अपडेट करने वाले, तो हम लोगों को करना क्या है, ये देखिए, टेम्प नाम का जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है नोड को, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, इसी वाले नोड को कह रहा है। चाहे मैं फ्रंट से बोलूं या टेम्प से बोलूं एक ही है, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू हमने टेम्प में असाइन कर रखा है। टेम्प नाम जिस नोड को असाइन किया हुआ है, यानी ये वाला नोड, उसके इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को, यानी ये यहाँ ये जो डेटा है उसको हम लोग आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग बाद में कभी हो सकता है यूज करें, इसलिए हम लोगों को इसको स्टोर करके रखना पड़ रहा है। ठीक है। यानी कि टेम्प नाम का जो पॉइंटर था, यानी जो कि फ्रंट नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी कि जिस नोड को हमें डिलीट करना है उस वाले नोड के इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में जो डेटा है उसको हम लोग स्टोर करके रख लिया। ठीक है। फोर्थ नंबर स्टेप देखिए क्या कह रहा है, टेम्प नाम का यानी इसी वाले नोड के लिंक वाले हिस्से में, यानी ये वाला, ये किसका पॉइंट कर रहा है, वो इसको पॉइंट कर रहा है, उसको डाल दो फ्रंट में। फिर से समझ लो, यहाँ पे क्या है, एक एड्रेस है। ठीक है, ये एड्रेस मैंने फ्रंट नाम का वेरिएबल जो है, फ्रंट नाम का वेरिएबल जो है वो ओरिजिनली इसको पॉइंट कर रहा था। अब मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे जो एड्रेस है टेम्प के लिंक वाले, टेम्प मतलब ये, उसका लिंक मतलब ये, यहाँ पे जो एड्रेस है वो मैंने फ्रंट में डाल दे। यानी यहाँ पे एड्रेस किसका है, यहाँ पे एड्रेस इसका है ना, यानी कि अब फ्रंट जो है वो इसको पॉइंट करने लगा है। फ्रंट की वैल्यू हमने अपडेट कर दी। आप डिस्क्रिप्शन में लिख भी देख भी सकते हो, रीसेट फ्रंट टू पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द क्यू। फ्रंट की वैल्यू हमने अपडेट करके यहाँ पर ले आए। अब हमें करना क्या होगा, अब अगर देखा जाए तो हमारा क्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक का ही रह गया, सिर्फ ये दोनों एलिमेंट ही क्यू में रहे, ये वाला क्यू से बाहर हो चुका है। अब हमें करना क्या होगा, इस नोड को अवेलेबल वाले टेबल में रिटर्न करना पड़ेगा। तो वही काम हम लोग फिफ्थ नंबर स्टेप में कर रहे हैं कि टेम्प के लिंक वाले पार्ट में, टेम्प के लिंक वाले पार्ट में क्या है, ये उसको हम लोग वापस कर दे रहे हैं अवेलेबल में, और अवेलेबल को हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं। ये जो फिफ्थ नंबर स्टेप है ये हमारे डिलीशन के लिए कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिलीटेड नोड को रिटर्न कर रहे हैं। हमारा जो मेन डिलीशन था वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर स्टेप में ही था। फिर से सुन लो, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे, पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, उसमें फ्रंट की वैल्यू असाइन कर देंगे। फ्रंट की वैल्यू असाइन करना मतलब फ्रंट नाम का जो पॉइंटर वेरिएबल है वो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड का एड्रेस हम वहां पे लेके स्टोर कर दिए। टेम्प के यानी इसी वाले नोड के इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में जो डेटा है उसको हम स्टोर करके रख रहे हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेम्प के यानी इस वाले नोड के एड्रेस वाले पार्ट में, यानी यहाँ पे जो एड्रेस है उस एड्रेस को हम कर दे रहे हैं अपने ओरिजिनल फ्रंट की वैल्यू करने लगेगा। ठीक है, फ्रंट की वैल्यू अब पॉइंट करेगा इस वाले नोड को, यानी हमारा डिलीशन हो चुका है। ये वाला नोड जो था अब उसको अल्टीमेटली हम लोग रिटर्न कर देंगे, किसको, अवेलेबल नाम के टेबल को। तो ये हमारा डिलीशन ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया लिंक लिस्ट की मदद से। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब आप देखिए आगे, एक एग्जांपल से ही बनाया है मैंने, ए बी सी डी ये चार नोड थे। ए फ्रंट को पॉइंट कर रहा है, रियर जो है वो डी को पॉइंट कर रहा है। अगर आप इसमें डिलीट करोगे तो ए डिलीट होगा, ए डिलीट होने के बाद वो फ्रंट जो है वो बी को पॉइंट करने लगेगा। फिर से अगर आपने एक डिलीशन ऑपरेशन किया तो ये फ्रंट जो है वो अब सी को पॉइंट करना पड़ेगा। ये जो डैश डैश से बना हुआ है वो डिलीटेड नोड है, फ्रंट जो है अब सी को पॉइंट करने लगा। अब आप अगर इसमें एक इंसर्शन ऑपरेशन करते हो तो आपका रियर जो है वो अपडेट होगा, डी के बाद अब नया नोड बनेगा। मान लो मैंने एफ नाम दे दिया है, तो रियर ओरिजिनली डी को पॉइंट कर रहा था, अब रियर जो है वो एफ को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप और आगे जा सकते हो। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट?
यहाँ पे जो है एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं बाउंडेड हो गया हूँ कि अगर मुझे डिलीट करना है तो ये ही डिलीट होगा, अगर मुझे इंसर्ट करना है तो इसी साइड इंसर्ट होगा, है ना? क्या कभी ऐसा कोई केस बन सकता है खास करके लिंक्ड लिस्ट की मदद से कि मैं बीच में किसी एलिमेंट को डिलीट कर दूं, जैसे बी वाले एलिमेंट को ही डिलीट करना चाहता हूं, या फिर मेरे पास दो नोड ऐसे आए हैं जिनमें से, या दो डेटा ऐसे आए हैं जिनमें से एक डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले मुझे स्टोर कराना है, ठीक है, और दोनों डेटा एक साथ ही आए, तो मुझे एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस डेटा को मैं पहले एक्सेस करूं, चाहे तो डिलीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो इंसर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल टाइप का क्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी क्यू। ये प्रायोरिटी क्यू क्या कहता है कि हमारे पास जो नोड हैं, जितने भी नोड हैं, उन सभी नोड का कुछ ना कुछ एक प्रायोरिटी होगा, कुछ ना कुछ एक क्या बोल सकते हैं आप उसको, महत्व होगा, हिंदी में बोले तो अगर महत्व होगा कि किससे हम पहले करें और किससे हम बाद में करें, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह का कोई डेटा है जिसपे आप काम कर रहे हो और क्यू में इंप्लीमेंट कराना चाहते हो, तो हम लोगों को प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। इसके कंसेप्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि हमें इस प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप देखिए हमें इस प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या चाहिए होगा। पॉइंट नंबर वन क्या है, एन एलिमेंट ऑफ हायर प्रायोरिटी, ये आपका रूल जो है वो कि किस ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं। एन एलिमेंट ऑफ हायर प्रायोरिटी इज प्रोसेस्ड बिफोर एनी एलिमेंट ऑफ लोअर प्रायोरिटी। दो एलिमेंट हैं जिनमें से एक की प्रायोरिटी ज्यादा है, दो एलिमेंट है जिसमें से एक की प्रायोरिटी ज्यादा है, दूसरे की प्रायोरिटी अगर कम है, तो हम हायर प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को पहले प्रोसेस करेंगे। प्रोसेसिंग में कुछ भी हो सकता है, इंसर्शन डिलीशन कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि अगर दो एलिमेंट हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें एफ सी एफ एस यूज करना पड़ेगा, यानी उन दोनों में से जो सबसे पहले आया हुआ हो उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे पहले। ठीक है, दो रूल हैं, हायर प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को पहले प्रेफरेंस देना है, और अगर दो एलिमेंट सेम प्रायोरिटी के हैं तो हमें उस ऑर्डर में ऐड करना है जिस ऑर्डर में वो आए थे। ठीक है, अब अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम, अगर इस नोड की, इस प्रायोरिटी क्यू की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो हमें एक कंसेप्ट यूज करना होता है जिसको हम कहते हैं वन वे लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। दो चीजें हैं, सर्कुलर क्यू जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रायोरिटी क्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, वो आप बताइए। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू के लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन का मेथड यूज करते हैं वो होता है वन वे लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये नाम ही है। ठीक है, अब देखिए इस रिप्रेजेंटेशन में हमें करना क्या होता है। इस रिप्रेजेंटेशन में हम करते क्या है, पहले रूल मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर ए और बी, ईच नोड इन द लिस्ट, नोड है इसका मतलब हम लोग ये लिंक लिस्ट की मदद से कर रहे होंगे, ये साथ हो गया। ठीक है, ईच नोड इन द लिस्ट विल कंटेन 3 आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए अभी हम लोगों ने जो लिंक लिस्ट पढ़ा था उसमें दो ही इंफॉर्मेशन की फील्ड थी, एक डेटा का फील्ड और एक एड्रेस का फील्ड, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में वो तीन हो जाते हैं। पहला क्या है, दो चीजें तो पहले से कॉमन ही है, इंफॉर्मेशन जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, लिंक जो कि एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट नोड का। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी नंबर, या शॉर्ट में उसको PRN लिख रहे हैं। ये प्रायोरिटी नंबर क्या है, ये बताएगा कि आप प्रेजेंटली जिस नोड पे हैं उसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर ये नंबर स्मॉलर है, जैसे अगर नॉर्मली बताया 1 2 3 4 से अगर रिप्रेजेंट करें, अगर 1 है इसका मतलब कि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, और अगर प्रायोरिटी 5 लिखा है तो इसका मतलब वो प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब कम आ गई उसकी। होता है ना, जैसे रैंकिंग में 1 करते हैं तो उसकी रैंकिंग अच्छी है, 10 रैंक वाले को रैंकिंग खराब मानते हो, वैसे ही एक प्रायोरिटी नंबर है ये। ठीक है, ये तो होगा कि हमारे जो नोड होंगे उसमें टोटल 3 पार्ट होंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो ये कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अ नोड एक्स, ठीक है, एक नोड है एक्स, प्रीसीड्स अ नोड वाई, यानी एक्स जो है वाई से पहले कब आएगा इन द लिस्ट,
अ नोड एक्स प्रीसीड अ नोड वाई इन द लिस्ट। एक्स जो है वो वाई से पहले कब कब आ सकता है, उसके लिए दो केस बनाया गया है। व्हेन एक्स हैज हायर प्रायोरिटी देन वाई, जाहिर सी बात है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हमें पहले प्रोसेस करना होगा, यानी वो पहले आएगा हमारे लिस्ट में, हमारे क्यू में। यानी एक्स तब पहले आ सकता है जब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, वाई की प्रायोरिटी कम हो। ठीक है। दूसरा केस, व्हेन बोथ हैव सेम प्रायोरिटी बट एक्स वाज एडेड टू द लिस्ट बिफोर वाई। एक तो ये हुआ कि या तो एक्स की प्रायोरिटी ही ज्यादा कर दो तो वो पहले आएगा वाई से। दूसरा केस क्या कह रहा है, दोनों की प्रायोरिटी अगर सेम है लेकिन एक्स पहले आया है तब भी ये लिस्ट में हमारे पहले दिखेगा। ठीक है। ये तो हम लोगों ने रूल ऊपर भी देखा था, अभी जो पॉइंट मैंने बताया। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल देखिए आप। इस एग्जाम्पल में क्या है, कुछ नोट्स हमने बनाए हैं जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन का पार्ट, ये हो गया हमारे लिंक का पार्ट, और ये जो है वो हमारा प्रायोरिटी नंबर है। ए की प्रायोरिटी है 1, सिमिलरली बी की प्रायोरिटी है 2, सी की प्रायोरिटी भी है 2। दो नंबर सेम प्रायोरिटी के हो सकते हैं, और बी पहले लिखा है सी के, इसका मतलब कि बी और सी जब आए होंगे तो बी पहले आया होगा और सी बाद में आया होगा। ठीक है। जो नेक्स्ट नंबर है डी, उसकी प्रायोरिटी है 4। 3 प्रायोरिटी वाला नंबर आया नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। ई की प्रायोरिटी भी है 4, लेकिन डी जो है वो ई से पहले आया। एफ की प्रायोरिटी भी है 4, और ये एफ जो है वो डी ई दोनों के बाद में आया था। और लास्ट एलिमेंट जो ऐड हुआ था वो जी है, और उसकी प्रायोरिटी है 5। ये एक ऑर्डर था जिस ऑर्डर में हमारे एलिमेंट को हमें मिला है हमें, और हमने इससे की मदद से क्यू बनाया है। आप इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे अगर, कि ये मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो उसके लिए आप ये देख सकते हो। हमारे पास एक मेमोरी का डायग्राम है यहाँ पे। इसमें हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया। पहले ये इसमें देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया। ये जो 1 2 3 4 5 6 12 तक नंबर दिए हुए, ये वाले नंबर वो क्या है, मान लेते हैं मेमोरी के एड्रेसेस। ठीक है। ये हमारा इंफॉर्मेशन है, ये हमारा प्रायोरिटी नंबर है, और ये हमारे लिंक में जो एड्रेस होगा, लिंक वाले हिस्से में एक्चुअल में रहता क्या है, एड्रेस रहता है नेक्स्ट नोड का, तो ये वो हो गया। जो सबसे पहला नोड आया था वो था ए। ठीक है। इस ए नोड का खुद का कोई एक एड्रेस रहा होगा, मान लेते हैं उसका खुद का एक एड्रेस था 5, जहां से हमें एक्चुअल में स्टार्ट करना है अपना प्रोसेस। ठीक है। तो हमने एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें पहले नोड का एड्रेस जो है वो 5 लेकर रख दिए। ठीक है। इस अवेलेबल को हम बाद में देखते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले हम आएंगे कहाँ, 5 इसके पास, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, बी के पास, फिर सी, डी, ई, एफ और देन जी के पास। अब आप देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे क्या लिखा है। स्टार्ट के पास एड्रेस था 5, यानी हम नोड ए की बात कर रहे हैं। 5 को जब रीड करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे। इस जगह पे हमें अपना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ए, उसकी प्रायोरिटी मिल जाएगी नंबर 1, और इस ए के बाद जो नेक्स्ट नोड है, कौन सा नोड था, बी नंबर का नोड, उस नोड का एड्रेस, तो मान लेते हैं बी जो है वो 1 नंबर एड्रेस पे स्टोर्ड है। आप देखोगे डायग्राम में तो यहाँ 1 नंबर पे ये बी स्टोर्ड भी है। तो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, 5 से आए ए के पास, ये हमारा इंफॉर्मेशन मिल गया। उसके बाद हम 1 पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा बी के पास। इस 1 नंबर एड्रेस पे हमें डेटा मिल गया, उसकी प्रायोरिटी मिल गई, और जो नेक्स्ट नोड है सी नाम का, वो कहाँ पे स्टोर है, 6 नंबर एड्रेस पे। तो आप 6 से फिर आओगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको फिर से नंबर मिल गया, डेटा मिल गया, प्रायोरिटी मिल गया, और ये हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, यानी नेक्स्ट नोड कौन सा था, डी, उसका एड्रेस। तो आप 3 से यहाँ पे आ गए। सिमिलरली आप इसको और ट्रेस कर सकते हो, फिर 4 पे जाओगे तो ई मिलेगा, 9 पे जाओगे तो आपको एफ मिलेगा, 8 पे जाओगे तो आपको जी मिलेगा, और जी के लिंक वाले हिस्से में देखो यहाँ पे नल स्टोर्ड है। इसका मतलब कि जी जो है हमारा लास्ट नोड था। ठीक है। ये था हमारा प्रायोरिटी क्यू। अब देखिए यहाँ पे एक अवेलेबल बच गया था, वो बता देता हूँ। ये जो मेमोरी आपको दिख रही है उसमें जो सबसे पहला नोड फ्री दिख रहा है वो कहाँ पे है, वो है 2 पे। यानी अवेलेबल नाम के अंदर जो एड्रेस होगा, जो सबसे पहला नोड फ्री दिखेगा वो 2 पे है। इस 2 के बाद जो नेक्स्ट नोड फ्री है वो कौन सा है, 7 पे। तो एक्चुअल में यहाँ पे 7 लिखा होता है।
ये 7 नोड पे फ्री है। 7 के बाद जो नेक्स्ट नोड फ्री है वो है 10, तो यहाँ पे 10 लिखा होगा। 10 पे जब आओगे तो फिर नेक्स्ट कौन सा फ्री मिला, 11। फिर 11 पे आओगे नेक्स्ट कौन सा मिला, 12। 12 पे आओगे तो फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा 0, और ये 0 का मतलब कि इसके बाद अब कोई फ्री लोकेशन नहीं है। ठीक है, ये थी हमारी अवेलेबल टेबल। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको आप लोग बुक से रेफर करना, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर और हो जाएगा। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, देखो एक नोट क्या लिखा है, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द वन वे लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू इज दैट द एलिमेंट इन द क्यू दैट शुड बी प्रोसेस्ड फर्स्ट ऑलवेज अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वन वे लिस्ट। ठीक है, ये तो हम लोग मालूम ही है, प्रायोरिटी क्यू है ही, तो उसमें हमें जिस एलिमेंट को पहले प्रोसेस करना वो हमारे पास पहले ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है वो क्यू खत्म हो गया। उसके अलावा दो सप्लीमेंट्री टॉपिक हैं इस यूनिट में, वो मैं आज आप लोगों को सिर्फ नाम बता देता हूँ। आप लोग इसको पढ़ोगे क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक दिखेगा आपको। जोसेफस प्रॉब्लम, ये होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये टॉपिक है पहला। और दूसरा जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो है जॉब शेड्यूलिंग। और जॉब शेड्यूलिंग में भी बहुत तरह के होते हैं, उसमें से एक है FCFS, और इस FCFS में हम क्यू यूज करते हैं। यानी ये कह सकते हो आप कि जोसेफस प्रॉब्लम और ये FCFS जॉब शेड्यूलिंग ये क्यू का एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्टैक का एप्लीकेशन पढ़ा था, रिकर्जन में होता है, पार्सिंग में होता है ना, किसी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए होता है, इनफिक्स प्रीफिक्स में यूज करते हैं, हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में होता है। वैसे ही क्यू के भी कुछ एप्लीकेशन है, उनमें से दो एप्लीकेशन है। पहला है जोसेफस प्रॉब्लम और दूसरा है जॉब शेड्यूलिंग, FCFS। तो आप इन दोनों टॉपिक को पढ़ना घर पे, और हम इसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। आज जो टॉपिक हम लोगों ने